Chapter number 7, Revenue. Revenue refers to the amount received by a firm from the sale of a given quantity of a commodity in the market. एक पर्टिकुलर मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की गिवन क्वांटिटी को बेचने से जो अमाउंट रिसीव होता है किसी भी फर्म के पास में, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? इट्स अ रेवेन्यू. बेसिकली रेवेन्यू का जो कंसेप्ट है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू को शॉर्ट में टीआर बोला जाता है, एवरेज रेवेन्यू को एआर बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू को एमआर बोला जाता है शॉर्ट में. यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है. सबसे पहले हम बात करते हैं टीआर की, दैट इज टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू रिफर्स टू द टोटल रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. पर्टिकुलर कमोडिटी की जो गिवन क्वांटिटी है हमारे पास, उसको बेचने से ओवरऑल जितना भी पैसा हम रिसीव कर रहे हैं वो कंप्लीट हमारा क्या कहलाएगा? टोटल रेवेन्यू. फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे हम टोटल रेवेन्यू का? क्वांटिटी इनटू प्राइस. नेक्स्ट टर्म इज एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू रिफर्स टू द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड. मतलब हर यूनिट पर्टिकुलर एक सिंगल यूनिट के अकॉर्डिंग जब हम ऑन एन एवरेज बेसिस रेवेन्यू को कैलकुलेट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इट्स अ एवरेज रेवेन्यू. बेसिकली एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, दैट इज टी आर डिवाइडेड बाय क्यू. नेक्स्ट कंसेप्ट इज एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस आर द सेम. क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों एक ही चीज़ होती है एक तरीके से देखा जाए तो. इस चीज़ को हम इस पर्टिकुलर डेरिवेशन के थ्रू जस्टिफाई कर सकते हैं. एवरेज रेवेन्यू का भी हमने फॉर्मूला देखा टी आर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और टी आर का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इंटू प्राइस. तो अगर हम इस टी आर की जगह क्वांटिटी इंटू प्राइस लिख दें तो सही रहेगा, कोई गलत बात नहीं है उसमें. ऊपर भी क्वांटिटी है, नीचे भी क्वांटिटी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से कैंसिल. तो अल्टीमेटली एवरेज रेवेन्यू की इक्वल क्या बचेगा हमारे पास? प्राइस. सो वी कैन से दैट कि ए आर और प्राइस दोनों सेम होते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट इज एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड डिमांड कर्व आर द सेम. जो ए आर का कर्व होता है और जो डिमांड कर्व होता है दोनों सेम होता है. बेसिकली अ बायर डिमांड कर्व ग्राफिकली रिप्रेजेंट द क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ बायर एट वेरियस प्राइसेस. डिमांड कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली? कि एक पर्टिकुलर बायर अलग अलग प्राइसेस पे क्या क्वांटिटी डिमांड कर रहा है. अभी हमने ऊपर देखा है कि हम प्राइस को एवरेज रेवेन्यू की इक्वल मानते हैं. तो देयरफॉर अदर वर्ड्स में अगर हम बोलें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट बेसिकली शोज द वेरियस लेवल ऑफ एवरेज रेवेन्यू एट विच डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द गुड्स आर सोल्ड बाय द सेलर. बेसिकली जितनी प्रोडक्ट की डिमांड होगी वही अल्टीमेटली सेलिंग में कन्वर्ट होगी, और पर्टिकुलर प्राइस पे हम डिमांड की बात कर रहे हैं और प्राइस को हम किससे इक्वल मान रहे हैं? एवरेज रेवेन्यू के. सो हम ये बोल सकते हैं एक तरीके से कि जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिमांड कर्व से, वो एक तरीके से एवरेज रेवेन्यू और क्वांटिटी सोल्ड का रिलेशन है. बिकॉज जितनी डिमांड होगी उतना ही प्रोडक्ट बिकेगा, और एवरेज रेवेन्यू हमारा किसकी इक्वल है? प्राइस के. देयरफॉर ये रिलेशन जस्टिफाई हो रहा है हमारा. देन वी कैन से दैट कि एवरेज रेवेन्यू का कर्व और डिमांड कर्व जो है वो बेसिकली एक ही होता है. नेक्स्ट टर्म इज मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. एक पर्टिकुलर आउटपुट की एडिशनल यूनिट बेचने से, वन एडिशनल, जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स अ मार्जिनल रेवेन्यू. फॉर्मूला यहाँ पे भी वैसे ही रहेगा. एम आर एन विल बी टी आर एन माइनस 1. जैसे एम सी का फॉर्मूला था टी सी एन माइनस 1, उसी तरीके से एम आर का फॉर्मूला है टी आर एन माइनस 1. लाइक हमको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर टोटल रेवेन्यू रियलाइज हो रहा है हमको आउट ऑफ 10 चेयर्स 1600, एंड फ्रॉम द सेल ऑफ 11th चेयर इज अमाउंट इज 1780. तो 11th चेयर पे मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा? बेसिकली नंबर ऑफ आउटपुट की हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो 11 है, तो हमने यहाँ फॉर्मूले में n की जगह 11 पुट कर दिया. टी आर 11 हमें कितना दिया हुआ है? 1780. टी आर 11 माइनस 1 मतलब 10 हमको यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 1600. माइनस करेंगे तो हमको मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगा एट द 11th चेयर, दैट इज 180. एमआर को कैलकुलेट करने का सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी या चेंज इन यूनिट. बेसिकली जैसे हमने कॉस्ट के चैप्टर में डिस्कस किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी वही सेम कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है हमारा. ये जो ट्रायंगल है ये डेल्टा का सिंबल होता है या चेंज का सिंबल होता है.
जब भी हमारी क्वांटिटी 1 की जगह किसी और नंबर ऑफ यूनिट से चेंज होगी, इन दैट केस हमको कंपलसरी यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अगर डेल्टा क्यू हमारा 1 है तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करें, चाहे ये वाला, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर 1 की जगह किसी और यूनिट से हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स में चेंज आ रहा है, इन दैट केस हमको कंपलसरी यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। लाइक इस एग्जांपल में जो चेंज है वो चेयर्स का, कितने चेयर्स का चेंज है, 4 चेयर्स का। देयरफॉर हम पहले वाला फॉर्मूले को यूटिलाइज नहीं कर सकते, हमको इसी को यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट इज टी आर इज द समीशन ऑफ एम आर। मतलब जब हम मार्जिनल रेवेन्यूज़ को क्यूमुलेटिव करके सम अप करते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है, टोटल रेवेन्यू। फॉर्मूला एक तरीके से क्या जनरेट होगा हमारे पास, टी आर विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ एम आर। एक बार तीनों ही चीज़ों को टेबल फॉर्म में कैलकुलेशन कैसे होगा वो डिस्कस करते हैं। यूनिट्स दी हुई है हमको और यहाँ हमको प्राइसेस दी हुई है। टी आर, ए आर और एम आर हमको निकालना है। सबसे पहले टी आर की बात करें अगर, तो टी आर क्या होगा, क्वांटिटी इनटू प्राइस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको क्या मिल जाएगा, टी आर। एवरेज रेवेन्यू की बात करें अगर, तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, टी आर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और एल्स वी कैन से दैट कि एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल होता है। तो यहाँ जो प्राइसेस की वैल्यू है एक तरीके से देखा जाए तो हमको एवरेज रेवेन्यू भी वही मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम टी आर की वैल्यूज़ को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो भी हमको एवरेज रेवेन्यू की वही वैल्यूज़ मिलेंगी। और एम आर को हम किस तरीके से निकालेंगे, सामने जो जिस पॉइंट पे हमको एम आर निकालना है उस पॉइंट पे टी आर की जो वैल्यू है माइनस उससे ऊपर जो टी आर की वैल्यू है, माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एम आर। अगर हम इस एम आर को क्यूमुलेटिव कम करके सम करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है हमको। सबसे पहली वैल्यू है 10, यहाँ टी आर की वैल्यू भी 10 है। 10 प्लस 8 कितना होगा, 18, ये 18 है टी आर। 10 प्लस 8 प्लस 6 इज 24 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 24। 10 plus 8 plus 6 plus 4 is 28 and so on. So basically we can say that कि जब हम MR को cumulative sum करते हैं तो हमको क्या मिलता है, TR. Now we will discuss the relationship between these revenues concept. इनको हम दो कंडीशंस में, दो डिफरेंट सिचुएशन में स्टडी करेंगे। पहला जब प्राइसेस कांस्टेंट होंगी और दूसरा जब प्राइस फॉल होगी विद द राइज इन आउटपुट। जब प्राइसेस कांस्टेंट होती है तो बेसिकली हम डील कर रहे होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, और जब प्राइस फॉल होती है विद द राइज इन आउटपुट तब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन में डील करते हैं। बेसिकली जो परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन होती है उसमें सभी कंपनियां पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक ही प्राइस पे अपने अपने प्रोडक्ट को बेच रही होती हैं, मतलब सेम प्राइस पे कितनी भी क्वांटिटी बेची जा सकती है। और इम्परफेक्ट कंपटीशन कैसी सिचुएशन होती है, इसमें अगर हमको सेल्स को इंक्रीज करना है तो हमको प्राइस को रिड्यूस करना पड़ रहा है। जब तक प्राइस रिड्यूस नहीं होगी तब तक सेल्स इंक्रीज नहीं होती इम्परफेक्ट कंपटीशन में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एआर और एमआर का रिलेशन जब प्राइसेस कांस्टेंट है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन के केस में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशन कैसे होगा। बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक फर्म कोई भी क्वांटिटी सेल करती है अपने प्रोडक्ट की, लेकिन सेम प्राइस पे, प्राइस चेंज नहीं होती है यहाँ पे। तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि जो प्राइस का कॉलम है हमारा या एआर, क्योंकि दोनों सेम होते हैं, इसमें वैल्यूज़ कैसी रहेंगी, कांस्टेंट और सेम रहेंगी। इसके अकॉर्डिंग जब हम टी आर निकालेंगे प्राइस इनटू आउटपुट करके, तो ये हमको टी आर की वैल्यूज़ मिल रही है। सेम वैल्यू है जिसको हर बार आप एक +1 नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब पहले अगर हमने 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन 5 को 3 से, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5। तो बेसिकली ये जो टी आर की वैल्यूज़ मिल रही हैं ये भी हमको किस तरीके से मिल रही है, एक तरीके से 5 की टेबल है ये। हर दो वैल्यूज़ के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 5 का डिफरेंस है। तो बेसिकली वी कैन से दैट कि एम आर भी क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट, हर बार 5 रहेगा। एम आर की बात करें या प्राइस की या ए आर की, तीनों की वैल्यू क्या है, 5 है और कांस्टेंट है, सेम है। तो बेसिकली ये तीनों ही कैसे बनेंगे हमारे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेम ग्राफ होगा प्राइस का, वही ग्राफ ए आर का भी होगा और वही एम आर का भी होगा। कांस्टेंट होने की वजह से ये पैरेलल बनेगा, किसके, एक्स एक्सिस के। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऊपर हमने डिस्कस किया था कि एवरेज रेवेन्यू का जो कर्व होता है वो डिमांड कर्व के इक्वल होता है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि ये कर्व किसका कर्व है, डिमांड कर्व का भी कर्व है। डिमांड कर्व इस तरीके से जब बनता है तो वो कौन सी सिचुएशन होती है हमारी, परफेक्टली इलास्टिक। नाउ वी विल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर। जब प्राइजेस कॉन्स्टेंट हैं तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसे होगा।
जो ऊपर अभी हमने टेबल डिस्कस की वही सेम टेबल हम नीचे कंटिन्यू कर रहे हैं। टीआर की वैल्यूज़ की बात करें तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन हर बार सेम वैल्यू से डिफरेंस आ रहा है इसमें। 5 से 10 5 का गैप आया, 10 से 15 अगेन 5 का गैप है, 15 से 20 फिर 5 का गैप है, एंड 20 to 25 अगेन 5 का गैप है। एमआर के फिगर की बात करें अगर, तो एमआर हमारा कांस्टेंट है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा जैसे बन रहा था। टीआर की वैल्यूज़ कैसी है हमारी, हर बार सेम वैल्यू से आगे बढ़ रहा है टीआर, लेकिन लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली टीआर कैसा बनेगा हमारा, पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसमें इसकी हर वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस कॉमन है, इसलिए ये कर्व में नहीं बन सकता। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्योंकि इसकी वैल्यू हर बार इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं है इसमें कुछ भी, इसलिए ये कैसा होगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। नाउ वी विल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड प्राइस लाइन। जब प्राइसेस कांस्टेंट होती हैं सभी लेवल ऑफ आउटपुट पे, तो भी हमने डिस्कस किया कि प्राइस, एआर और एमआर तीनों ही इक्वल होते हैं। मतलब प्राइस की जगह हम एआर भी बोल सकते हैं, या एआर की जगह एमआर बोला जा सकता है, या एमआर की जगह एआर बोला जा सकता है। देयरफॉर वी कैन से दैट कि जो हमारी प्राइस लाइन होगी वो एक तरीके से एमआर का कर्व होगा। एमआर को सम करने से, क्यूमुलेटिव सम करने से हमको क्या मिलता है, टीआर। समेशन ऑफ एमआर किसके बराबर होता है, टीआर के। अगर हम प्राइस लाइन को एमआर कर्व के इक्वल मान रहे हैं, तो ये अगर हमारी प्राइस लाइन है तो यही एमआर होगा, यही एआर होगा। एमआर को सम करने से अगर हमको टीआर मिल रहा है, तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि प्राइस लाइन के नीचे अगर हम कोई भी इनक्लोज्ड एरिया निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो बेसिकली वो एरिया हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, टीआर। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर व्हेन प्राइस फॉल विथ राइज इन आउटपुट। मतलब इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, जब प्राइसेस फॉल करें हमारी, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो, इन दैट केस एआर और एमआर का क्या रिलेशन होगा। जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, एआर या प्राइस धीरे धीरे हमारी क्या हो रही है, डिक्लाइन। 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। इसके अकॉर्डिंग अगर हम टीआर और एमआर की वैल्यूज़ को निकालते हैं, टीआर के लिए वैल्यूज़ हमारी क्या हो जाएंगी, एक तरीके से हम एआर को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टीआर मिल जाएगा। 5 × 1 5, 4 × 2 8, 3 × 3 9, 4 × 2 8 एंड 5 × 1 is 5। टीआर की वैल्यूज़ कैसी हैं हमारी, इनिशियली इंक्रीज हो रही है और फिर डिक्लाइन हो रही है, जिसकी वजह से एमआर की वैल्यूज़ कैसी होंगी हमारी। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे एमआर क्या होगा, टीआर के इक्वल ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें 2 यूनिट्स पे, तो 8 - 5 एमआर की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है, 3। 9 - 1 1, 8 - 9, अब हमको एमआर क्या मिल गया, नेगेटिव, दैट इज -1, एंड 5 - 8 दैट इज -3। मतलब एमआर की वैल्यूज़ कैसी है, डिक्लाइन हो रही है, डिक्लाइन होके कांस्टेंट हुई एक तरीके से, या नेगेटिव हो गई उसके बाद सीधे सीधे। बेसिकली एआर और एमआर के रिलेशनशिप को अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करें, एआर फॉल हो रहा है, एमआर भी फॉल हो रहा है, लेकिन एआर जिस हिसाब से फॉल हो रहा है, एमआर उससे डबल रेट से गिर रहा है। एआर फॉल हो रहा था लेकिन फिर भी पॉजिटिव है, लेकिन एमआर कैसा है हमारा, फॉल होके क्या हो गया है, नेगेटिव। देयरफॉर वी कैन से दैट कि अकॉर्डिंग टू दिस स्केड्यूल एमआर और एआर दोनों ही फॉल करेंगे विद द इंक्रीज इन आउटपुट, लेकिन एमआर जो है वो डबल रेट से फॉल करेगा, जिसकी वजह से एमआर जल्दी हमारा फॉल होकर नेगेटिव हो जाएगा और एआर हमारा फिर भी पॉजिटिव रहेगा। दैट्स वाई एमआर का जो कर्व है वो कैसा बनेगा हमारा, स्टीपर, और एआर का कर्व कंपेरेटिवली क्या होगा, फ्लैटर। ये हमने फिगर बनाया हुआ है, दोनों ही फॉल हो रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से, एआर और एमआर, लेकिन एमआर कैसा है, एआर से ज़्यादा गिर रहा है, इसलिए एमआर का फिगर हमने एआर से नीचे लिया हुआ है और ये नेगेटिव की तरफ जाएगा। दैट्स वाई ये एक्स एक्सिस से नीचे कंटिन्यू होगा, लेकिन एआर पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए इसको हमको एक्स एक्सिस के ऊपर रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ध्यान रखने के लिए कि एमआर हमारा नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, लेकिन एआर कभी भी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होगा, बिकॉज टीआर पे डिपेंड करती है एआर की वैल्यू। टीआर हमेशा पॉजिटिव होता है तो एआर भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। नाउ अब डिस्कस करते हैं जनरल रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर। मतलब मार्केट कौन सा है, परफेक्ट या इम्परफेक्ट, अगर ये क्लियर ना हो, इन दैट केस जनरल रिलेशनशिप क्या होगा एआर और एमआर का। अगर हम कॉस्ट के फिगर्स को यहाँ पे रिलेट करें, तो सबसे पहली चीज़, जैसे कॉस्टिंग में हम देखते हैं कि कॉस्ट हमेशा इनिशियली डिक्लाइन होती है फिर इंक्रीज होती है, इसलिए कॉस्ट का फिगर कैसा बनता है, यू शेप्ड।
बट रेवेन्यू का नेचर उससे अपोजिट होता है। रेवेन्यू इनिशियली इंक्रीज होता है पहले, उसके बाद एक पॉइंट के बाद जाके डिक्लाइन होता है। दैट्स वाई रेवेन्यू के कर्व्स कैसे बनते हैं हमारे, इनवर्सली यू शेप्ड, उल्टा यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के रिलेशनशिप को अगर हम एमसी और एसी के रिलेशनशिप से मैच करें अगर, तो हमने क्या पे वहाँ पे हिंट क्या बनाई थी कि हमेशा एसी एमसी को कॉपी कर रहा था। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम यही हिंट को ध्यान में रखें कि एआर एमआर को कॉपी करेगा, तो रिलेशनशिप किस तरीके से है हमारा कि जब तक एमआर एआर से बड़ा है, एआर क्या करेगा, इंक्रीज। एमआर की वैल्यू बड़ी है तो एआर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये हमारा एमआर का कर्व है। एमआर ऊपर बना है, एआर उससे नीचे चल रहा है। तो जब तक एमआर की वैल्यू बड़ी है, मतलब इस पॉइंट तक, ये पूरा पॉइंट, तब तक एआर क्या करेगा, इंक्रीज। जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब इक्वल होंगे, उस पॉइंट पे एआर क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होकर मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा। और जैसे एमआर एआर से छोटा हो जाएगा, एआर भी क्या करने लगेगा, डिक्लाइन। यहाँ पे एक पॉइंट हमको जो ध्यान रखना है कि एमआर अगर डिक्लाइन भी हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि एआर डिक्लाइन करने लगे। इसके साथ में हमको ये देखना ज़रूरी है कि एमआर की वैल्यू एआर से बड़ी है या छोटी। ये जो सेक्शन है कर्व का, ये क्या शो कर रहा है कि एमआर डिक्लाइन हो रहा है। एमआर डिक्लाइन तो हो रहा है इस पॉइंट पे, लेकिन फिर भी एआर से बड़ा है, तो अभी भी एआर क्या करेगा हमारा, इंक्रीज। इस पॉइंट के बाद अगर बात करें तो एमआर डिक्लाइन कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन अब एआर से छोटा हो गया है, इसलिए इसके बाद एआर भी डिक्लाइन हो रहा है। एआर और एमआर के रिलेशनशिप को अगर हम मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिस्कस करें तो दोनों ही केस में कर्व बनता एक ही जैसा है, बस मोनोपोली में कर्व थोड़ा स्टीपर होगा और मोनोपोलिस्टिक में फ्लैटर। मोनोपोली में क्या होता है कि सिंगल प्रोडक्ट होता है, उसका कोई कॉम्पिटिटर या उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, इसलिए अगर प्राइस में कोई चेंज आता भी है तो भी कस्टमर अपनी डिमांड में खास कोई बदलाव नहीं ला पाता, जिसकी वजह से जो हमारी प्रोडक्ट की सेलिंग होती है उसमें कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और रेवेन्यू लगभग वैसे ही होता है। इसलिए इसके जो फिगर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, स्टीपर। मोनोपोलिस्टिक में कैसा होता है कि प्राइस में स्लाइटली भी अगर कोई चेंज आया तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हर प्रोडक्ट के कई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं। लोग अपनी डिमांड को तुरंत चेंज कर पाते हैं, रिएक्शन दे पाते हैं प्राइस चेंज के अगेंस्ट में। इसलिए मोनोपोलिस्टिक में हमारा कर्व कैसा बनता है, फ्लैटर। छोटी सी चेंज का भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल हमारे रेवेन्यू पे। Now we will discuss the relationship between TR and MR when price fall with the rise in output. जब प्राइस फॉल कर रही है हमारी विद द राइज इन आउटपुट, मतलब इम्परफेक्ट कंपटीशन, इन दैट केस टीआर और एमआर का रिलेशन क्या होगा। ये हमें यूनिट्स दी हुई हैं, ये हमारी एआर की वैल्यू है एंड टीआर एंड एमआर। टीआर और एमआर की वैल्यूज़ की बात करें अगर, तो टीआर की वैल्यूज़ कैसी है हमारी, इनिशियली इंक्रीज हो रही है, देन कॉन्स्टेंट एंड देन डिक्लाइन। और एमआर कैसा है हमारा, कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन बीच में ज़ीरो भी हुआ है और फिर नेगेटिव भी हुआ है। बेसिकली वी कैन से दैट कि जब तक एमआर पॉजिटिव है तब तक टीआर क्या हो रहा है, इंक्रीज। ये जो वैल्यूज़ है हमारी, जब तक एमआर पॉजिटिव था तब तक टीआर क्या हो रहा था, इंक्रीज। जैसे ही एमआर ज़ीरो हो गया, मतलब इस पॉइंट पे टीआर क्या हो गया, कांस्टेंट या मैक्सिमम। और जैसे ही एमआर नेगेटिव हुआ, टीआर क्या करने लगा, डिक्लाइन। यही सेम चीज़ हम यहाँ फिगर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एमआर कंटिन्यूसली डिक्लाइन करेगा, लेकिन जब तक एमआर पॉजिटिव फेज में होगा तब तक टीआर क्या करेगा, इंक्रीज। और जैसे एमआर एक्स एक्सिस को टच करेगा, मतलब ज़ीरो हो जाएगा, टीआर अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। और इस पॉइंट के बाद जैसे ही एमआर नेगेटिव होगा, टीआर क्या करेगा, डिक्लाइन।